तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट अगर हम एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज देखें तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर को हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हर चैप्टर को हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, जो कि बहुत बकवास लगेगी आपको, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको इस इंट्रोडक्शन में, बट लास्ट में आपको वो इंट्रोडक्शन अच्छी लगेगी जब हम सभी चीज़ें कर लेंगे। तो आपको समझ आएगा कि इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है। तो जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि सर्दियों में आप नहा रहे हो और आपने जब नहाने से पहले कपड़े खोले हैं, गर्म जो कपड़े होते हैं हमारे, तो आपको ना अपने जो स्किन पर बाल होते हैं हमारे, उन छोटे छोटे क्रैकर्स जैसे करंट जैसे साउंड्स कभी ना कभी आपने सुनी होगी। या जो आसमान में जो इतनी लाइटनिंग होती है, जब कोई थंडरस्टॉर्म आता है, जब कोई तूफान आता है, तो आसमान में जो इतनी खतरनाक बिजली जो हमें दिखती है, इतनी ज़बरदस्त साउंड जो होती है उसकी, थंडर स्टॉर्म जब आते हैं तो हम तूफान में जो बिजली होती है उसका, या आपने ये तो ज़रूर देखा होगा, कभी ना कभी बचपन में किया होगा कि कॉम्ब, मेरे तो है नहीं तो आप कर लेना अपने हिसाब से, तो एक कॉम्ब, प्लास्टिक के कॉम्ब को जब आप अपने सिर में रब करोगे, फिर जैसे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होंगे उन्हें आप उस कॉम्ब से उठा लोगे, ठीक है। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट आपने कभी ना कभी, तो इन सब के पीछे क्या कारण होता है? तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इनका कारण ये है कि जब आप दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को रब करते हैं आपस में, तो उन पर चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कोई एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, कोई दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो आपको अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन जो है वो तो ये है। तो ये आपके वो क्वेश्चन थे कुछ, ये उनका रीज़न था कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होती है, हमारी बॉडी से या किसी और बॉडी से, और जब दो इंसुलेटिंग सर्फेसिस को हम रब करते हैं तो उन पर चार्जेस आ जाते हैं। या इस तरह के करंट को, इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को जो हमें से महसूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक दो एग्जांपल की और बात करें तो जैसे आप प्लास्टिक की कोई चेयर पर बैठे, ठीक है, या लकड़ी की कोई चेयर पर बैठे, और थोड़ी सी देर कभी आप ऐसे हुए, कभी आप वैसे हुए, इधर उधर हुए, फिर आप खड़े हुए और आपने कोई लोहे की चीज़ को टच किया, तब आपको थोड़ा झटका सा फील होगा। तो उसका कारण भी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हमारी बॉडी से हो रहा है, ये है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, ठीक है। इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। ये शुरुआती दिन थे, शुरुआती चीज़ें हैं इस चैप्टर की, इसमें बहुत कुछ और है जिसमें मज़ा आएगा आपको, बस आप देखते रहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब आपको पता है इलेक्ट्रो मीन्स हम चार्ज की बात कर रहे होंगे, स्टैटिक हम नॉर्मली बोल देते हैं अगर कोई चीज़ रेस्ट पर हो, तो उसके लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं स्टैटिक्स। एनीथिंग दैट डज नॉट मूव विद टाइम और देयर इज़ नो चेंज इन अ बॉडी और अ थिंग विद टाइम, तो उसे हम स्टैटिक्स बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो होगा हमारा, कोई भी चार्ज, दो ही तरह के होते हैं आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पर रहेगा। अब इसकी हमें डेफिनेशन तो देखनी होगी, तो इसकी जो बुक में डेफिनेशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो अब हम आगे बात करेंगे, बट तो ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस मीन्स जो चार्ज रेस्ट पर होते हैं, उनका ना एक फोर्स होता है उनके पास, आपको पता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस फोर्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और ना जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके अराउंड ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या इफेक्ट होगा, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं, वरना एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंट्रो तो हमने ली, देख। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स है नहीं, वरना हम परफॉर्म करते, बट हम ऐसे मान लेते हैं, इमेजिनरी हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास ना ग्लास की एक रॉड है, सिल्क या वूल का एक कपड़ा है। ये मान लो हमारे पास ना एक रॉड है ग्लास की, ठीक है, और ये कोई कपड़ा है हमारे पास, ये वूल का या सिल्क का होगा, वो तो आपको पता ही है, रेशम और ऊन। और ये हमारे पास कौन सी चीज़ है? ग्लास की रॉड है, एक ग्लास रॉड। अब जब हम, ये दोनों ही है ना इंसुलेटर्स हैं, जब हम इन्हें आपस में रब करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन था वो इन्हीं में होगा, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में रब करेंगे, रब करने के बाद आप देखोगे कि ये जो ग्लास रॉड है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो वूल या सिल्क का हमारा कपड़ा था, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर मान लो हम दो ग्लास रॉड से ये एक्सपेरिमेंट करते, मान लो हमारे पास एक और ग्लास रॉड होती और एक और ऐसा कपड़ा होता, ऐसा वूल का या सिल्क का, उसे हम रब करते आपस में, तो हमारे पास दो ग्लास रॉड्स आती। तो अब आप देखते हैं कि ये जो दो ग्लास रॉड्स हैं ये आपस में क्या करती है?
ये आपस में क्या करती, ये आपस में रिपेल करती, कारण इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें क्या होगी, रिपल्शन। तो इनमें क्या होती, रिपल्शन। एक चीज़ हम और देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड होती, एक बार आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। हम इसका कारण देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है, इस पर पॉजिटिव क्यों नहीं आया और इस पर नेगेटिव क्यों नहीं आया, इस पर पॉजिटिव ही क्यों आया। इनका आंसर हम दे सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये देखना, आगे हमें बहुत काम करना है। तो एक बार आप बस इतना समझिए, एक प्लास्टिक की रॉड, अब आप कंसीडर कीजिए ये ग्लास की रॉड्स थी, ये हमारी ग्लास की रॉड थी, ठीक है। अब आप कंसीडर कीजिए ये प्लास्टिक की रॉड है, तो प्लास्टिक की रॉड को जब हम एक बिल्ली के फर पर, मान लो मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, बट ये मान लो कोई कैट है, एक बिल्ली, काफ़ी गंदी बिल्ली है, तो इसका जो फर है, इसका जो फर होता है, जब उस पर हम प्लास्टिक के रॉड को रब करेंगे तब हम क्या देखेंगे, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल है और उसका फर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह ही काम करेगा। तो हम देखेंगे कि हमारी जो प्लास्टिक की रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लास्टिक की रॉड पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कैट के फर पर क्या आ जाएगा, कैट फर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखा आपने। अब आपने देखा अगर हम क्या करेंगे, हम यानी कि इनिशियली क्या था, ऐसे हम दो रॉड्स लाए प्लास्टिक की, उन्हें कैट के फर पर रब किया, दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया। जब हमने उन दोनों को एक साथ रखा तो हमने देखा कि वो आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल। ऐसे ही हमने देखा कि ये जो था, ठीक है, ऐसे अब ये आपस में ग्लास रॉड्स ने भी रिपेल किया। जब बाद में हम ग्लास रॉड्स को और प्लास्टिक रॉड को एक साथ लाए तो उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो ये एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट था जिससे कि हमें पता चला था कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में, अच्छे से हम बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में बात करने से पहले हम मास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने हमारी पिछली क्लास में या बहुत पहले से ही मास के बारे में सुन रखा है कि मास क्या होता है, वज़न, मास क्या होता है। अब आपको और मुझे एक डेफिनेशन पता है मास की, वो क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी इज नोन एज द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बट ये पुरानी डेफिनेशन है जो हमें जब हम बच्चे थे तब हमें बताई गई थी। अब इसकी हमें डेफिनेशन चेंज करनी होगी, इसे एक अलग नज़रिए से देखना होगा। जैसे आप सभी ने देखा है कि मास के कारण क्या होता है, ठीक है, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है। मास के कारण क्या बनती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है। हमारे पास यूनिवर्स में 4 ही मेन फोर्सेज हैं। एक तो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तीसरी है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथी है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्सेज हैं। अब इन फोर्सेज का कोई ना कोई तो कारण होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके होने का कारण क्या है, मास। अब ये कैसे है, जैसे हम सभी ने 11th में ग्रेविटेशन किया था तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वो ऐसे था, फोर्स था G m1 m2 r²। अब आप मान लो कोई भी मास की वैल्यू जीरो है, दोनों में से कोई भी एक मास की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही नहीं अगर कोई मास नहीं होगा। हमने ऐसे देखा था ना, अगर ज़्यादा बड़ा मास होगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगी, छोटे मास की ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फील्ड छोटी होगी, कम होगी। तो यानी कि मास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के होने का कारण है, कॉज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के होने का कारण है मास। तो इसी तरह हमारा चार्ज है, जैसे मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास भी मटेरियल की या मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज भी मटेरियल की या मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के होने का कारण है। अब देखिए, जैसे दो चीज़ें आपस में रिपेल करेंगी या दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करेंगी, तो इस अट्रैक्शन या रिपल्शन के होने का कारण क्या है, इस अट्रैक्शन या रिपल्शन के होने का कारण क्या है, चार्ज, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट, यानी कि ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस एनी इलेक्ट्रिक, मैं ना भूल गया था शायद लिखना, सॉरी बच्चों, सॉरी मैं भूल गया था लिखना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि चार्ज के बारे में हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। जैसे चार्ज की टाइप्स क्या होती है, तो हमें पता है चार्ज 2 ही तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 तरह के होते हैं। दूसरा हमें क्या पता है, लाइक चार्जेस रिपेल,
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। तो इतना हमें समझ आ गया। चार्ज के बारे में और क्या जानना है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। इस पर ना हम ज़्यादा बात करेंगे वीडियो में आगे ही, या नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट्स ऑफ चार्ज पर काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे। बस ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम होता है। एक बार आप बस इतना याद रखिए। दूसरा इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस इसके होते हैं एटी, ए होता है एम्पियर, टी तो आपका टाइम है ही, ए क्या है, एम्पियर, और टी आपका टाइम है ही, आपको पता है ऐसे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। होप आपको इतना समझ आ गया। एक बार आप इतना नोट कीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, अपना भी दिन आएगा कर लेंगे। जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसके बाद अब जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। और वो क्या है कि हमने 2 मिनट पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि हमारे पास ग्लास की एक रॉड है, तो ग्लास की रॉड पर कौन सा चार्ज आया था, आफ्टर रबिंग पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। और हमारे पास प्लास्टिक की रॉड थी, ये थी ग्लास की रॉड, ठीक है, ये है हमारी ग्लास रॉड। और हमारे पास एक और रॉड थी, वो थी प्लास्टिक की, तो ये है प्लास्टिक रॉड, ठीक है। इस पर आया था नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आपको याद होगा, इस पर आया था प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पर और इस पर दोनों में से ये चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा। इस पर भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए +5 यूनिट चार्ज है, इस पर -5 यूनिट चार्ज है। तो जब आप इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जब हम ऑपोजिट चार्जेस को कांटेक्ट में लाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने इन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोला था, क्योंकि ये जब एक साथ आएंगे तो दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, नलीफाई कर देंगे। सो आप लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑपोजिट चार्जेस, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑपोजिट चार्जेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर्स इफेक्ट। सो इसी कारण दैट इज व्हाई चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, तो जब हम उसे चार्ज देंगे, मान लो ये कोई भी एक बॉडी है जिस पर चार्ज आ सकता है, अब हम इसे चार्ज देंगे तो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसी बॉडी जो चार्ज कंटेन करती हो या जिसके पास चार्ज हो, उसे हम क्या बोल देंगे, चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। या हम क्या बोल देंगे, ये इलेक्ट्रीफाइड है, ये क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। ये छोटी छोटी टर्म्स जो हमें ध्यान में रखनी है। और एक बॉडी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बॉडी के पास चार्ज ना हो। जो बॉडी न्यूट्रल है उसमें जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड हैं, उनकी एग्जैक्ट फोर्सेस जो हैं वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। जैसे इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल है, तो इसे हम एक बोलेंगे कि न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा बात कर ले, तो एक्स्ट्रा बात में हम ये देखेंगे कि अ सिंपल डिवाइस नेम्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। अ सिंपल डिवाइस नेम्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is used to detect electric charge। तो जब मानवता इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी तब हम चार्जेस को या उनकी इंटेंसिटी को इस तरह से इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते थे। हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना लेंगे अगर हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा बस ऐसे ही याद रख सकते हैं नॉलेज के लिए। सो अब हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वाई मटेरियल बॉडी एक्वायर्स चार्ज, कि ये जो मटेरियल बॉडीज होती हैं इन पर चार्ज आता ही क्यों है, इनके पास चार्ज आता ही क्यों है। तो आपको पता है जैसे कोई भी मैटर या कोई भी मटेरियल है वो बहुत छोटे लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर या तो बना होगा मॉलिक्यूल्स से,
ठीक है, या वो बना होगा एटम्स से। अब ये जो एटम्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होती हैं वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड होती हैं। वो क्या होती हैं? एग्जैक्टली बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। बट आपको पता है हमारे पास ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इनमें कुछ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ इसके आसपास ऐसे शेल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हमारा रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा टाइटली बाउंड है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं सकता। सॉरी बच्चों, मम्मी आ गई थी तो हमें वीडियो पॉज करनी पड़ी। अब हम दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? तो दो केस हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा टाइटली अटैच्ड हो सकता है, इनके बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, उल्टा ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा। या एक केस ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जा सकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने एटम को छोड़ सकता है या किसी और एटम में जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे, मीन्स इसे हमने रिमूव कर दिया, तो हम बोलेंगे ये जो एटम है, एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही अगर एटम पर अगर वो गेन कर लेगा, ठीक है, आफ्टर गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास मटेरियल्स या बॉडीज ऐसे होती हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता या जाता है, प्रोटॉन क्यों आता या जाता नहीं है? पहला रीज़न, प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो उसका मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है नेचर में, नेचर की बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो हमारा प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी के साथ उसके अंदर फंसा होता है, तो वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। दो रीज़न क्या, पहला रीज़न क्या था कि प्रोटॉन हैवी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट ऐसा बोलते हैं 1837 टाइम्स इतना भारी होता है। मीन्स अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 1 kg का होगा तो हमारा प्रोटॉन 1837 या 36 kgs का होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या था? बाइंडिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी। प्रोटॉन्स आर बाउंड बाय और ट्रैप्ड बाय स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद तीसरा रीज़न हम क्या बताएंगे? प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल। प्रोटॉन जो है हमारा वो फंडामेंटल भी नहीं है। हमारा जो प्रोटॉन और हमारा जो न्यूट्रॉन, हमारा ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है ये क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? क्वार्क्स से। बट हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फंडामेंटल है, वो आगे किसी भी और पार्टिकल में नहीं टूटता। फंडामेंटल तो आपको पता ही है, फंडामेंटल यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाली चीज़, उससे छोटा और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हमने डाल्टन की थ्योरी में देखा था 11th में, डाल्टन जी ने बोला था कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि मैटर की सबसे छोटी चीज़ जो होगी वो एटम होगा। बट बाद में हमने देखा कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम से छोटी चीज़ जो होती है हमारे पास वो थे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बोल दिया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर हमें पता है कि हम प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को डिवाइड कर सकते हैं, बट हम इलेक्ट्रॉन को अभी तक डिवाइड नहीं कर सके। मॉडर्न फिजिक्स में अभी तक हमने इसे डिवाइड नहीं किया। इलेक्ट्रॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल आप इसे बोल सकते हो। तो इसीलिए हम जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही देखेंगे। और सबसे सिंपल बात, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वही आ सकते हैं वही जा सकते हैं, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उससे गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। तो एक क्वेश्चन, ये तो हमें समझ आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग? व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग? क्वेश्चन, व्हाट इज कॉज ऑफ चार्जिंग? कोई बॉडी पर चार्ज आता ही क्यों है, ठीक है, कोई बॉडी पर चार्ज आता ही क्यों है? आता ही क्यों है? आता ही क्यों है? कोई भी बॉडी पर चार्ज आता ही क्यों है? तो आपको आपने भी देखा था कि एक बॉडी से या एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाते हैं तब चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर चार्ज आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे? एक्चुअल ट्रांसफर
एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है, आपको पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो क्लोरीन को दे देगा। सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो चार्जिंग का कारण ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्जिंग का मेन कारण है। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास ना मटेरियल्स होते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल्स। तो ये जो हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम 2-3 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ब्रॉडली या मेनली हम मानते हैं 2 ही कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, एक होते हैं कंडक्टर्स, या आप मेटल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। हाँ, आपने सही गैस किया, नॉन मेटल्स। सारे लगभग नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मेटल्स, तो वो जो अपने अंदर से ना करंट को या चार्ज को या हीट को पास होने दें, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। विच अलाउज द पासेज ऑफ करंट थ्रू देम, विच अलाउज द passage of electric current through them, which allow the passage of electric current through them, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। यहाँ पर do not allow, they do not allow the passage of electric current, they do not allow the passage of electric current through them। इतना तो आप लिख ही सकते हो अब अपने आप। अब इसका कारण क्या होता है, ये क्यों अलाउ करते हैं, इनके पास ना बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात हम अब आगे करेंगे, एक ही वीडियो में हम सारी फिजिक्स की बात नहीं कर सकते बच्चों। धीरे धीरे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कई सारे टॉपिक्स आएंगे, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे तब। ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसकी एग्जांपल, कंडक्टर की एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल तो देखो हम खुद हैं। ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो एक कंडक्टर है। या मैंने आपको एग्जांपल दी है कि सारे मेटल्स कंडक्टर्स हैं, तो सिल्वर आप बोल सकते हो सबसे अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, कॉपर, सभी मेटल्स कंडक्ट करेंगे। इंसुलेटर की एग्जांपल क्या होगी, इंसुलेटर में आपको पता है रबर, हमारा रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सारे किसकी एग्जांपल होंगे, इंसुलेटर की। तो हमें पता है इंसुलेटर जो हैं वो करंट को अपने अंदर से, हीट को अपने अंदर से, चार्ज को अपने अंदर से पास नहीं करने देते। इंसुलेटर नहीं करने देते, कंडक्टर्स करने देते हैं। एक और कैटेगरी होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स हम पहले कर लेंगे तो अच्छी बात है। हमारा ना सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक यूनिट है, 9th यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। बट अभी हम थोड़ी सी बात, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना वो मिड में लाई करती है, बीच में लाई करती है। ये ना तो अच्छे कंडक्टर्स हैं, ये ना अच्छे इंसुलेटर्स हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, हाई टेम्परेचर पर ये, सही बताइए, शाबाश, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हो गया इसके एग्जांपल, जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। काफ़ी बड़ा है, हम इसकी बात बाद में करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। अभी इतना बहुत है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक कॉज ऑफ चार्जिंग, 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 कॉज ऑफ चार्जिंग। हम गए थक, बहुत ही ज़्यादा थक, हम गए थक। कि जो कंडक्टर होगा उसके सरफेस पर जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट जब हम इंसुलेटर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो एक ही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा, ये शेप्स पर भी डिपेंड करते हैं। जो गर्मियों में भी चाय पी ले उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट कर दीजिएगा आप। अब हमें देखनी है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे शेप के बारे में हम क्या बात कर रहे थे, जैसे ये कंडक्टर है, तो जब हम इसे चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको ये बात रखनी है याद। बट अगर इसकी शेप अनइवन होती है, जैसे मान लो ये ऐसी शेप का है, ये तो गंदी शेप है, या मान लो ये ऐसी शेप का है, ऐसी शेप का, ठीक है, तो ये ऐसी ये शेप सही नहीं है, ये ऐसी कोई शेप का है। तो जब ऐसी कोई शेप को जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज ना उसके ऐसे नुकीले किनारे,
ये जो किनारे हैं हमारे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा चार्ज जहाँ पर ऐसे नुकीले किनारे होंगे, इन्हें हम बोलते कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, ये हमें वेन डी ग्राफ जनरेटर में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कोई रील में देखा होगा कि जैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर को जब कोई टच करता है उनके बाल हवा में से उड़ने लगते हैं, क्योंकि वही तो है हमारे नुकीले एजेस हमारे शरीर में। ठीक है, मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो मेरी तरफ इस नज़र से मत देखिए कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर दिखाऊंगा। काश भगवान ऐसा कोई चमत्कार कर दे कि हम भी कोरोना डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, बट वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है करंटली। ट्रांसप्लांट के पैसे नहीं हैं बच्चों, ट्रांसप्लांट के पैसे नहीं हैं। तो ये मैं साफ कर देता हूँ। नाम मालिक करांदा जो चाहूंदा यो सब है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे प्रिय इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम क्या देखेंगे, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो चार्ज की कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है? चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, होती है क्वांटाइजेशन ऑफ। मत घबराइए बच्चों, डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, डिटेल में। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद आएगा एक इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज की बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में, फिर हम इनकी एक डेफिनेशन देख लेंगे। एडिटिव नेचर का मतलब हमारा क्या है कि जैसे ना आपके पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक इंसुलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी चार्जेस है, जैसे Q1, Q2, Q3 अप टू Qn सो ऑन चार्जेस है हमारे पास, इन सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आएगा, हम बस इनका एल्जेब्राइक सम कर देंगे। जैसे हम बस इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज स्केलर होता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, टोटल चार्ज Q कैसे आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn। बस आपको साइन निशान वही रखने हैं जो थे, पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के साथ नेगेटिव। तो ये थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कितनी सिंपल प्रॉपर्टी थी। हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी थोड़ा देख रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसे ही समझ लेते हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा। ठीक है, आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम, इसके अंदर ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना चार्ज डे 1 पर था, लास्ट डे पर भी उतना ही चार्ज इसके अंदर रहेगा, चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके बाद क्वांटाइजेशन को हम थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऐसे है कि मान लो ये हमारी बॉडी ए है, ये हमारी बॉडी बी है, तो बॉडी ए से बॉडी बी पर जब हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो हम चार्ज को ना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इंटेग्रल मल्टीपल टाइम्स ही सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भेज सकता हूँ, या मैं 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भेज सकता हूँ, या मैं 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हम ये नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करेंगे, ई यूज़ कर लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मैं ऐसे 2.2 ई चार्ज नहीं सेंड कर सकता, 2.1 ई चार्ज में नहीं सेंड कर सकता। मीन्स चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, चार्ज एक इंटेग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर भी हम ज़्यादा बात करेंगे अभी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मोशन पर डिपेंड करती है। जैसे मास, अब मान लो मेरा मास है, ठीक है, मुझे अपना मास इंक्रीज़ करना हो, मुझे ज़रूरत भी है मास इंक्रीज़ करने की, बट फिजिक्स की टर्म में हम देखेंगे जैसे जब मैं दौड़ूंगा या मेरी मोशन ज़्यादा होगी, मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, तब मेरा मास जो होगा वो चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने कहा था m होगा m0 अपॉन 1 माइनस v²/c²। तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, और ओवरऑल मेरे मास की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो स्पीड के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे मास की वैल्यू स्पीड के चेंज होने पर चेंज होगी, लेंथ की वैल्यू स्पीड के चेंज होने पर चेंज होगी। ठीक है, बट चार्ज स्पीड के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा। चार्ज की वैल्यू रेस्ट पर जितनी है, चार्ज की वैल्यू मोशन पर भी उतनी ही होगी। तो इनके बारे में बात करते हैं हम, एक बार आप इतना नोट कीजिए। तो बच्चों ये है आपके पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन की ये एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन इंसुलेटेड और आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अलजेब्राइकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। यानी कि चार्ज हमारे पास स्केलर है, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे पहले वेक्टर्स में, उसकी डायरेक्शन हमें चेक करनी पड़ेगी। पर ये तो है ही नहीं वेक्टर, तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस सिंपली क्या देखना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जितने चार्जेस प्रेजेंट हो, जो साइन हो उनका, उसे एज इट इज़ रख कर हमें बस उन्हें जोड़ देना है, जब नॉर्मली जैसे हम उन्हें जोड़ते हैं। ठीक है,
So it is the property by virtue of which a total charge of an insulated system or isolated system is obtained simply by adding algebraically all the charges present anywhere on the system. If the system contains n charges, अगर सिस्टम के पास n चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn n चार्जेस है सिस्टम के पास, तो टोटल चार्ज, सो टोटल चार्ज Q सिस्टम का कैसे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये Q2 माइनस का है और ये Q3 भी माइनस का है, तो हम ऐसे लिखेंगे Q1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर प्लस माइनस Q2, फिर यहाँ पर प्लस माइनस Q3 प्लस Q4। सिंपली हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, बस जो निशान हो, जो साइन हो, उसे एज इट इज़ रख देना आप। तो ये था हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन नाम से ही हमें पता है, हमने 11th में एक लॉ किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास एक रिएक्शन में, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज में वो कंजर्व्ड रहेगा, वो जितना पहले था रिएक्शन के उतना ही रिएक्शन के बाद रहेगा। वैसे ही हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक इंसुलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जितना चार्ज डे 1 पर है लास्ट तक उतना ही चार्ज उसके अंदर रहेगा। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्ज ऑफ एन इंसुलेटेड और आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज। एक एक्सेप्शन है हमारे पास, हम चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, बट इक्वल और अनलाइक पेयर्स में, इक्वल और अनलाइक पेयर्स में। जैसे मान लो मैंने 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो मुझे 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी बनाना होगा, ठीक है, वरना यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब ऐसा समझिए कि वो ग्लास रॉड वाली एग्जांपल लीजिए आप, एग्जांपल ये आपके पास ग्लास रॉड है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है, तो रबिंग से पहले मान लो ये सिल्क का वो कपड़ा आ गया या ये वूल आ गया, ठीक है, और या ये सिल्क का कपड़ा आ गया या वूल का आ गया, आपकी जो मर्जी, जो आपके पास घर पर वो लगा लेना आप। तो ये हमारे पास ग्लास रॉड आ गई, ठीक है, ग्लास रॉड। तो रबिंग से पहले इस पर कितना चार्ज है, 0, इस पर कितना चार्ज है, 0, तो टोटल चार्ज कितना है, 0 + 0 यानी कि 0, ठीक है। आफ्टर रबिंग आपने क्या देखा कि ग्लास रॉड थी जो उस पर एक चार्ज है, उस पर आ गया मान लो 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखोगे कि वूल पर भी या इस सिल्क के कपड़े पर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर टोटल कितना चार्ज, पॉजिटिव प्लस 4 यूनिट, इस पर माइनस 4 यूनिट, तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, अब भी 0। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब है, तो ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, बस ट्रांसफर हुआ था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ट्रांसफर हो गए। यहाँ से क्यों ट्रांसफर हुए होंगे, इसके पास लूजली बाउंड थे, इसी कारण हुए होंगे, तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन गए बेचारे से। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद होगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होता है, ये ना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये चार्ज की ही प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कोई भी मटेरियल जो है उस पर जो चार्ज होगा ना वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा चार्ज क्या पॉसिबल है, तो सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने किया था कि चार्ज एक फंडामेंटल क्योंकि हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो सबसे छोटा चार्ज तो उस पर ही होगा, वो तो आगे डिवाइड ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो नेगेटिव लगा देंगे, प्रोटॉन का होगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, आपको पता है वो इक्वल ही होता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज जाएगा तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 100 का जाएगा, 1000 का जाएगा। फ्रैक्शंस में चार्ज कभी नहीं जाएगा। चार्ज किस में नहीं जाएगा, फ्रैक्शंस में। ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया उस पर, 2.5 का गया, 3¼ का गया चार्ज उस पर, ये चीज़ कभी भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये एक बॉडी है A और ये बॉडी है B, अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो ये या तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन देगी, या उसे 2 इलेक्ट्रॉन देगी, या उसे 3 इलेक्ट्रॉन देगी। ऐसा नहीं हो सकता ना ये 1.7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे उसे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस पर आएगा पॉजिटिव 2 यूनिट चार्ज अगर ये 2 लूज करेगी, और इस पर आ जाएगा -2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन क्या है, इंटीजर मतलब कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर ऐसे बता इंक्रीज कर देते। ई तो हमने लिखी थी वैल्यू, ठीक है। तो ई से छोटा चार्ज नहीं है पॉसिबल। तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है, समझ आ गई आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा या इससे जो चार्ज जाएगा वो E टाइम्स होगा। E टाइम्स समझ के आपको 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, NE होगा। वो n मीन्स एक इंटीजर, यानी कि बीच में कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं उठाना आपको। 2/3 पॉसिबल नहीं होगा चार्ज। होप आपको समझ आ गया। आप पीछे कर देख सकते हो,
ऐसे ऐसे करने से ना हम 10 सेकंड पीछे चले जाते हैं, पता था आपको? ऐसे ऐसे करोगे ना तो अगर वीडियो बोरिंग लगती हो तो ऐसे प्रेस कर देते हैं ना, फिर वो 2x की स्पीड पर चला जाता है। मुझे भी 2x पर देखा है आपने? सच सच बताना, 2x पर देखा? कोई बात नहीं बच्चों, आप चाहते हो कि हमारा वॉच टाइम इंक्रीज ही ना हो, आप चाहते हो हम ग्रो ही ना करें, आप चाहते हो हमारी तरक्की ही ना हो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, वो थी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, देखो वेरी का मतलब ही क्या होता है? चेंज होना। तो ये जो इनवेरियंस था ना, इसका मतलब था कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ चार्ज, आप ऐसा लिख सकते हो, द मैग्नीट्यूड और वैल्यू, या आप मैग्नीट्यूड लिख लो या वैल्यू लिख लो, द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि चार्ज हमारा मोशन में है या रेस्ट में है, इस बात से उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको कहा था कि मास वेरिएंस है, ठीक है, मास वेरी करेगा। जैसे मास का ये फॉर्मूला होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, आने वाली क्लासेस में आप देखोगे कि मास है ना एक ऑब्जेक्ट का, वो चेंज होगा जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तब उसका क्या होगा? मास इंक्रीज होगा। समझ आ गई आपको? ठीक है, हमने तो ऐसा सुना है ना कि दौड़ने से या स्पीड चलने से मास कम होता है, बट फिजिक्स में ऐसा ही होता है, जब हम स्पीड होंगे तो हमारा मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे हम उसे, ठीक है। तो मास और लेंथ वेरिएंस शो करते हैं, ठीक है, स्पीड के साथ चेंज होंगे, बट चार्ज नहीं चेंज होगा। जैसे मान लो मेरे पास ना +2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और ये ना रेस्ट पर है, ये क्या है? रेस्ट पर है, तो ये 2 कूलम का ही चार्ज है। अब मान लो मैंने इस चार्ज को बैग में डाला पीछे और मैं बाइक पर चला गया, अब मेरी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, इतने पर तो मैं उड़ भी सकता हूँ पीछे, घबराइए मत, सिलेबस करवा कर उड़ेंगे आपका हम। तो अब मेरे पास एक स्पीड है, ठीक है, चाहे मैं यूनिफॉर्म मोशन पर हूँ या मेरी एक्सेलरेटेड मोशन हो, हमारा चार्ज जो है वो 2 कूलम का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आप इसे नोट कर सकते हैं। या सिंपली आप लिख सकते हैं चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन। कर दें साफ, कर देते हैं। इस बात के चांसेस काफ़ी कम है कि आप वीडियो के लास्ट तक यानी कि यहाँ तक आए होंगे, बट अगर आप आ चुके हैं तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर, कि जैसे ना वीडियोस तो थोड़ी बहुत हमने पहले भी बनाई थी, बट आज ना थोड़ा अच्छा लग रहा है वीडियो बनाकर। आज मुझे लगता है कि मैंने ना थोड़ा अच्छा काम किया है। पहले मैं काफ़ी शाई फील करता था कैमरा के सामने, जैसे ना तो मेरे सर पर बाल हैं पूरे मेरी, और ना मेरे टीथ अच्छे हैं, ना मेरी स्माइल अच्छी है, ना मैं फिज़िकली ज़्यादा फिट हूँ, ठीक है। बट जैसा ना हम देखते हैं खुद को, ये चीज़ें तो नहीं मैटर करती। मैटर तो ये करता है ना कि मैं ये काम कितने अच्छे से कर रहा हूँ। अगर ये मैं अच्छे से कर रहा हूँ, अगर आप ये देखने आए हो, तो मैटर नहीं करती ना मेरी लुक्स, मीन्स मुझ में कमियाँ हैं काफ़ी। और मैं क्या सोचता था या मैं कैसे करता था कि ना वीडियो तब बनाएंगे जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, परफेक्ट बॉडी होगी, अच्छे मैं अपने हेयर्स रीग्रो कर लूँगा, मैं अपनी अच्छी स्माइल अपनी बना लूँगा, उसके बाद ना हम परफेक्टली हम वीडियोज़ बनाएंगे और इतनी अच्छी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। डे बाय डे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई, जितना मैंने चीज़ों को संभालने की कोशिश की वो ज़्यादा ख़राब हुई, टाइम की और ज़्यादा कमी महसूस हमें होने लगी। फाइनेंशियली तो पहले ही प्रॉब्लम थी हमें, पर यानी कि शुरू कर दीजिए, आप जो भी कर सकते हैं वो शुरू कर दीजिए अपने लेवल पर। मैंने काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया, काश ये छोटी सी बात, जो आपको बात ये छोटी सी लग रही है, ये समझ मुझे पहले आ जाती। हम खुद को काफ़ी कम समझते हैं, हमें लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे भाई क्या सोचेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग क्या सोचेंगे, जो लोग हमें जानते हैं वो क्या सोचेंगे। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, ना आप ना मैं, हम बस अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास अगर एक, जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक ईंट भी है तो हमें कमाई है खुद, हमें विरासत में नहीं मिली कुछ, तो ना किसी का दबाव ना डर। आप भगवान से डरिए, जो आप काम कर रहे हैं वो गलत मत कीजिए, कुछ गलत मत कीजिए किसी के साथ, बाकी लगे रहिए। और परफेक्शन के बारे में मत सोचिए, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो जैसे मुनीबा मज़ारी जी बोलते हैं कि वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, और ये अच्छी बात भी है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ और इस बात से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसीलिए मैं खुश हूँ अपने आप में।
क्या पता हम कब तक हैं, तो क्या पता परफेक्शन कब आएगी, क्या पता काम करते करते सो कॉल्ड परफेक्शन जो लोगों की नज़रों में परफेक्ट होना होता है वहाँ तक हम आ भी जाएं, फिर हमें कुछ और चीज़ लगे कि यार वो ज़्यादा बेटर था या वो चीज़ ज़्यादा परफेक्ट थी अगर मैं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा, चार्ज एंड मास। सॉरी मैंने ना आपका टाइम खराब कर दिया, बट ये सच था। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। किसी के सोचने से हमारी ये परिस्थितियाँ चेंज नहीं होंगी। अगर कोई आज मजाक उड़ा भी रहा है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ें हम देख कर आए हैं अगर वो देखते तो शायद वो कुछ भी नहीं देख पाते। आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना है कि सब क्या सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या सोचेंगे। पैराडॉक्स हो गया ना, एक पैराडॉक्स, कि हम ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे पर वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या सोचेंगे। तो यानी कि हम कुछ नहीं सोचेंगे किसी के बारे में भी। हम सामने वालों को चेंज नहीं कर सकते, बट हम किसी को जज नहीं करेंगे, चाहे वो कोई मस बिटवीन चार्ज एंड मास। अब आपको पता है इट मे बी पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्या हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। आपने कभी सुना मास नेगेटिव? मास नेगेटिव नहीं होता। इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी थी, बट मास डिपेंड करता है, ये तो हमने बात कर ही ली। हमने भी देखा था कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा, बट मास है वो फ्रैक्शंस में आ सकता है। इट कैन बी इन फ्रैक्शंस, इट कैन बी इन फ्रैक्शंस, ठीक है। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे छोटा चार्ज है ना, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल है नहीं, उसका भी तो मास है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इसी तरह बट मास है, ऐसा नहीं कि वो हर एक बॉडी जिसके पास मास हो उसके पास चार्ज भी हो, ठीक है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये तो वैसा ही हो गया कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, पर वो आपके बिना रह सकता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज डिराइव्ड यूनिट, बट यूनिट ऑफ मास इज फंडामेंटल यूनिट। आज राम सो आज की क्लास हुई हमारी यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग क्लासेस के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो हो सकता है सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू।